अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, बारिशों की सबसे पहले बात करते हैं, बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों की, जिसने कराची को एक बार फिर जो है कहते हैं कि डिस्ट्रक्टिव मोड में कर दिया है। कराची एक बार फिर मौसलाधार बारिशों के बाद मुश्किलात का शिकार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है, और जबकि महकमा मौसमियात ने आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। मानसून की तूफानी स्पेल ने ना सिर्फ निज़ाम ज़िंदगी को दरम बरम कर दिया है, बल्कि मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बिजली की तवील बंदिश, इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली और सड़कों पर बारिश के पानी ने शहरियों के मसाइल में कमी में कहते हैं कि दुगना इजाफा कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से बारिश के बाद निकासी आपके दावे किए गए, मगर हकीकत यह है कि शहर के बेशतर इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। लियाकताबाद, कुरंगी, PIC, HS, शाहराह फैसल, सदर और रेड जोन जैसे अहम मकामात पर सड़कें जो हैं वो झील का मंजर पेश कर रही हैं। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि इलेक्ट्रिक की बिजली जो है वो बहाली के दावे करने के बाद भी आवाम को मुतमईन नहीं कर सके हैं। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों से गुजारिश की है कि गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें और शहीद मिल्लत रोड समेत पानी में डूबी सड़कों का इस्तेमाल ना करें। दूसरी जानिब पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार शहरियों की मदद में मसरूफ़ हैं ताकि ट्रैफिक रवा दवा हो सके। ये सूरत हाल इस अमर का तकाजा है कि सूबाई हुकूमत और मुतलका इदारे बारिशों के दौरान शहर में इंतज़ामी कमज़ोरियों पर संजीदगी से गौर करें और फौरी अमली इकदाम उठाएं ताकि शहरियों को मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है तर्जुमाने सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप हिना? बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया जी, मुझे बताइएगा कि ये बारिश नहीं लगती, ये लगता है कि कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की असल हकीकत सामने आ गई है और जो कि पूरा कराची डूब गया है। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट 67% जो है कराची इकॉनमी को कहता है कि इकॉनमी रेवेन्यू जनरेट करता है। तो 2022 से लेकर अब तक क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो न्यू के व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। देखिए हिना, जो परसों बारिश हुई थी, मतलब वो उसको मैं डिजास्टर कहूंगी। इट वाज नॉट अ नॉर्मल रेन, क्योंकि कराची की जो एवरेज रेन है मानसून की, वो 250 टू 300 कहीं 4 महीने में वेरिएट करती है। अब उस दिन जो बारिश हुई, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी शहरियों को, क्या पूरे कराची के हर आदमी को किसी ना किसी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी। वो एक दिन में 2 घंटे के दरमियान कोई 200 प्लस बारिश थी। और एक बात ये कि वो ये नहीं था कि कराची के किसी हिस्से में बारिश हो रही हो, नहीं, वो कराची जहां से शुरू होता है और कराची डिफेंस जो समंदर के किनारे आबाद है, वहां तक एक रफ्तार में लेंथ एंड ब्रेड जो था वो कराची में बारिश हो रही थी। ठीक है। मेरा ख्याल से पाकिस्तान का कोई शहर इतनी बारिश के लिए ना तैयार है। और मतलब ये जो इन्वायरमेंटल चेंज है, इसमें हमें अपने शहर के मास्टर प्लान्स को रीचेक करना जी, पड़ेगा, सादिया जावेद साहबा, आप रीडिजाइन करना बिल्कुल सही पड़ेगा। फरमा रही हैं, आपकी बात से बिल्कुल हम मुत्तफिक हैं। लेकिन आपको पता है कि 2022 में भी जो सैलाब आया उसने भी तबाहकारियां मचा दी। कराची में जब भी बारिश होगी मंजर-ए-आम ऐसा ही होता है। अभी 2022 में कहते हैं ना कि 35 अरब का जो फंड दिया गया कि निकासी आब के जो प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा, इसके अलावा जो नदी नाले जो है साफ किए जाएंगे, इसके अलावा जितने भी मैन होल्स हैं उनको किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा, मगर अभी तक हमें कुछ चीज़ें सामने नजर नहीं आ रही। क्या वजह है? अच्छा जी, जो 2022 में लोग बारिश की बात करते हैं, वो बरसात या वो जो क्लाइमेट चेंज का क्लाउड बर्स्ट का पहली दफा हमने फिनोमेना सुना था पाकिस्तान में, वो सारा जो था वो कराची और हैदराबाद के बाद सिंध के जो इलाके हैं उसमें हुआ था। वो कराची में नहीं हुआ था। मतलब ये मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, वो कराची में नहीं हुआ था। देखिए, बात ये है कि जैसे ही बरसात
रुकी थी। उसके बाद जाहिर सी बात है, बरसात में ना निकासी आब हो सकती है, ना सॉलिड वेस्ट काम कर सकता है, ना एम्बुलेंसेस काम कर सकती हैं, ना कोई इदारा इमरजेंसी का काम कर सकता है। जैसे ही बरसात रुकी है, तमाम इदारे हरकत में आए हैं, तमाम इदारों ने काम शुरू किया है, और कराची की जो मेन शाहराहें थी उसको रात 12 बजे पानी से 80% क्लियर करा। मैं ये नहीं कह रही कि 100% कराची का पानी गायब कर दिया गया था, नहीं। 80% जो मेन आर्टरीज थी इस शहर की, जो इस शहर को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करती थी, वो रात के 12 बजे तकरीबन जो है वो क्लियर करा ली गई थी, कि ताकि लोग उस पर सफर कर सकें। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि जो गली मोहल्ले हैं उसमें पानी रात को, उस परसों रात को मौजूद था, लेकिन कल भी इस पे काम किया गया है। डी वाटरिंग, पूरे शहर में डी वाटरिंग का अमल जारी है, क्योंकि बरसात बहुत हुई और साथ में बारिश कंटिन्यू है। ये भी नहीं है कि बारिश रुक गई है, और अब कल सारा दिन वक्फे वक्फे से कराची में मूसलाधार बारिश होती रही। तो जाहिर सी बात है कि जो डी वाटरिंग का अमल है वो फरमा रही हैं, क्योंकि अवाम तो कहते हैं ना कि हम मैंडेट जो है वो एमक्यूएम के पास भी है, जमात इस्लामी के पास भी है, पीपल्स पार्टी के पास भी है, मगर अभी तक हल नहीं तलाश हो पाता, क्योंकि कराची में जब बारिश होती है तो डिजास्टर हो जाता है। तो कोई ना कोई हल, कोई ना कोई मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखें, मैं बिल्कुल ये बात कह रही हूँ कि जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज, जो कि पूरी दुनिया में आ रहा है लेकिन हमारे यहाँ आ रहा है, जैसे बिनोर में गांव के गांव बह गए हैं, बिल्कुल से मिट गए, बिल्कुल। हमें अपना हर शहर का, पाकिस्तान के हर शहर का मास्टर प्लान रिविजिट करना होगा, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से चीजों को देखना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जो कराची का जो उसका सेवरेज का निजाम है वो 40 से 50 mm पानी एक वक्त में शहर से वाइप आउट कर सकता है। अब 200+ पानी आ जाएगा तो वो सिस्टम, जाहिर सी बात है, उस तरह ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन वो सिस्टम काम कर रहा था। वो काम कर रहा था जब ही शहर से पानी निकला है ना। अगर वो काम नहीं कर रहा होता तो शहर से पानी, लेकिन जाहिर सी बात है वो 50 mm पानी ले जा सकता है, वो 200 mm पानी नहीं ले जा सकता। तो हमें रिविजिट करने की, बिल्कुल मास्टर प्लान रिविजिट करने की जरूरत है। सिंध हुकूमत इस पे काम कर रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ। सिंध कराची में जो है वो सेवरेज का और वाटर का नई लाइनिंग का एनओसी साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, उस पे हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पे काम शुरू हो जाएगा। तो जो शहरियों को ये तकलीफ है, इस पे देखें, पॉइंट स्कोरिंग करना बहुत आसान है, मैं भी पॉइंट स्कोरिंग कर सकती हूँ जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, लेकिन जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उसको हमें रिविजिट करना होगा, अपने लाइफस्टाइल को रिविजिट करने की हमें इस न्यू नॉर्मल के साथ जीना होगा। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, केएमसी को, डीएमसी को, के इलेक्ट्रिक को क्या डायरेक्टिव्स आप लोगों ने दिए हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे वो रिलीफ प्रोवाइड करेंगे? देखें, केएमसी के मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जैसे ही कराची में बारिश शुरू हुई, उन्होंने रेन इमरजेंसी का निफाज किया है। डी वाटरिंग के अमल के लिए केएमसी के पास जो अपने वसाइल हैं उस पे वो काम कर रही है, वाटर बोर्ड अपना काम कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो होता है बारिश के बाद वो डी वाटरिंग होता है। इस वक्त शहर में डी वाटरिंग का काम जारी है तमाम जगह पर। सारे टाउन, सारी यूसीज में जो जहां जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और काउंसलर्स मौजूद हैं, वो ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं, लोगों को मदद करें। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट के मातहत है, लेकिन एनर्जी मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो उनसे मुसलसल राब्ते में है, और बहुत सारी जगह जहां बिजली 24 घंटे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 24-24 घंटे
घंटे बिजली नहीं थी, वहां उनसे बात करके उनके अमले को फैसिलिएट करके, चाहे वो केएमसी के थ्रू हो चाहे सिंध गवर्नमेंट के थ्रू हो, करके बिजली बहाल कराई गई है। सारी सूरत हाल का जायजा चीफ मिनिस्टर साहब खुद ले रहे हैं। वो ऑन रोड है, वो परसों रात को भी कराची के विजिट पे थे, जहां जो अहकामात जिस चीज की जरूरत थी वो उन्होंने पूरी की है। कल भी वो उन्होंने दोबारा कराची का विजिट किया है और वो आज भी विजिट करेंगे कि जहां कोई कमी कोताही है उसको सिटी गवर्नमेंट को, केएमसी को सिंध गवर्नमेंट फैसिलिएट करे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सादिया जी, मुझे ये भी बताइएगा कि बारिश के बाद जो कि सिचुएशन होगी सड़कों की फौरी मुरम्मत के लिए हुकूमत के पास क्या लाए अमल है, क्या पॉलिसीज़ हैं, व्हाट आर यू प्लानिंग, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में जो चीज़ें होंगी सिचुएशन उसको भी डील करना बहुत ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल, अभी क्योंकि आपको पता है कि जो मेट ऑफिस है उसकी जो प्रिडिक्शन है वो 23 अगस्त तक है कि कराची में मुख्तलिफ मुख्तलिफ वक्तों पर हल्की और तेज बारिश जो है वो जारी रहेगी। जैसे ही ये स्पेल खत्म होगा, जहां जहां सड़कों की टूटने की शिकायत आई है, जहां सेवरेज में चोकिंग की शिकायत आई है, या जो बाकी मामलात हैं उनको देखा जाएगा। उसके लिए प्लान, इमरजेंसी प्लान तैयार है। लेकिन क्योंकि जब तक बरसात है तो आप और मैं, आपको और हमें पता है कि काम नहीं हो सकता। और जैसे ही 23 को ये स्पेल क्रॉस करेगा कराची को, उसके बाद इस पे काम शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, बहुत दुरुस्त, बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि कौन कौन से जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज जो लोग हैं आपको देख रहे हैं, जो उन तरफ रूट करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है ये। देखें, शहीद मिल्लत के लिए मेयर कराची ने खुद लोगों को मना किया है कि उसमें ट्रैवल नहीं करें, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा था। डी वाटरिंग का अमल जारी है, तो लोग एहतियात करें शहीद मिल्लत। बाकी जो आप कह रही हैं कि सबसे ज्यादा मुतासिर, वो गुलशन अदीद था, जहां 175 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की है मेट ऑफिस ने। और दूसरे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाके हैं, वहां शहरियों को इसलिए भी जहमत ज्यादा उठानी पड़ी है क्योंकि वहां सुई सदरन गैस वालों ने अपना लाइनिंग करने के लिए, पुरानी लाइनों को निकाल के नई लाइनें डालने के लिए अपना अमल शुरू किया हुआ था। रोडों की खुदाई हुई थी। जो उनकी डेडलाइन थी वो 31 जुलाई थी, लेकिन उनका काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जहां के जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे तनकीद करते हैं, जमात इस्लामी, उनके नाज़मीन मौजूद हैं। उनकी रजामंदी से उस इलाके में सुई सदरन गैस काम कर रही है। लेकिन क्योंकि वहां खुदाई हुई है तो सबसे ज्यादा लोगों को वहां जहमत उठानी पड़ी। लेकिन सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है और उन इलाकों को भी फैसिलिएट किया जा। अच्छा सादिया जी, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखी है, बल्कि मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। आपने देखा होगा वीडियोस में जिस तरह लोगों ने मैसेजेस सर्कुलेट किए हुए थे कि हमारे यहाँ जो एरिया है वो खुला हुआ है, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, प्लीज़ आप आके यहाँ पनाह ले सकते हैं जो लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ऑल्दो अवाम में बहुत गम गुस्सा भी देखा गया एक तरफ, बट एक तरफ जो है बहुत बैलेंस सिचुएशन भी थी। क्या कहेगी? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी बहुत हेल्पफुल कौम है, क्योंकि क्राइसिस टाइम था, लोग प्रिपेयर नहीं थे इतने बड़े क्लाउड बर्स्ट के लिए या इतनी अनएक्सपेक्टेड रेन के लिए। तो लोग ऑफिसेज में मौजूद थे, खवातीन अपनी वर्किंग प्लेस पे मौजूद थी। और आपको पता है ना, जब बारिश शुरू होती है तो हम पैनिक करते हैं कि हम किसी तरह जल्दी घर पहुंच जाएं। ये लोगों ने, वो लोग जो ट्रैफिक की रवानी में क्योंकि बहुत रुकावट आई थी, तो ये लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि आप लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर हमारे रेस्टोरेंट्स, हमारे पेट्रोल पंप में जो वेटिंग प्लेसेस हैं वहां बैठ जाएं, सेफ रहें। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से भी ये बात कहूंगी कि आज भी कुछ इसी तरह का मेट ऑफिस प्रिडिक्ट कर रहा है कि 200 मिलीमीटर से कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है। तो मैं लोगों को ये कहूंगी कि
अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़े और गैर ज़रूरी, ज़ाहिर-सी बात है, खैर काम करने वाले लोग अपने ऑफिसेज़ में जाएँगे, लेकिन जो लोग अगर वर्क एट होम कर सकते हैं, रिमोटली तो काम वो कर सकते कोशिश हैं। कर हाँ, अगर वो कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग घरों से ना निकलें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो घर में होता है, वो भी पैनिक होता है कि हमारा लव्ड वन जो है, वो कहीं ट्रैफिक में स्टक हो गया है, टेलीफ़ोन काम नहीं कर रहे थे, लाइट का निज़ाम उस तरह काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए मेरी आपके चैनल के थ्रू उन लोगों से भी अपील होगी कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और अगर गैर ज़रूरी हमें कोई ज़रूरत नहीं है और हम घर में रहें, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि हम अवामुन्नास के माल और जान के दोनों के तहफ़्फ़ुज़ की हुकूमत ज़िम्मेदार है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थी तर्जुमाने सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, जिनका ये कहना था, उन्होंने अपील भी लोगों से की है कि कराची में जो है बारिशों का सिलसिला भी जारी है और आज भी प्रेडिक्शन है बारिश की, और प्रेडिक्शन के साथ साथ वो लोगों को इल्तिजा भी कर रही हैं कि अपने घरों से मत निकलें बेवजह, और इफ़ दे कैन वर्क फ्रॉम होम तो दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और इसके साथ साथ उन्होंने बैलेंस सिचुएशन क्रिएट की। उन्होंने कहा है कि जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं और पैनिक मत हो, प्लीज़ सिचुएशन ज़्यादा ना करें, और सोशल मीडिया पे इस तरह की जब वीडियोस आती हैं तो ऑटोमेटिकली पूरे कहते हैं कि मुल्क में सिचुएशन जो है पैनिक हो जाती है। तो आवाम घर पे रहे, सेफ रहे, साउंड रहे, यही आज का मैसेज है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम थोड़ी सी बात करते हैं मानसून का जो 7वां स्पेल है और कराची की तबाहकारियों के बारे में। इंतजामिया की जानिब से बारिश के बाद निकासी आपके दावे किए गए हैं, मगर हकीकत यह है कि शहर के बेशतर इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। उनमें से बहुत से ऐसे इलाके जिसमें लियाकताबाद, कोरंगी, PICHS है, शारा फैसल है, सदर है और रेड जोन जैसे अहम मकामात पर सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। शदीद मुश्किलात का शिकार हैं शहरी, और के इलेक्ट्रिक के भी दावे के बाद भी बिजली जो है अभी तक बहाल नहीं हो सकी कुछ इलाकों में। और इस सारी सिचुएशन को डील करेंगे और हमारे साथ हमारे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ कराची से हमें अपडेट कर रहे हैं अब्दुल वली, जिनके पास हम जाएंगे और पूछेंगे क्या अपडेट्स उनके पास। जी अब्दुल वली, आप क्या देख रहे हैं, अब क्या सिचुएशन है अब कराची की? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बिजली का बताया और मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इस वक्त की सूरत हाल बताई, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त जो शहर की अहम शाराएँ हैं वो जो बल्दिया उज़्मा कराची है उनकी जानिब से क्लियर कर दी गई है। जब पहले रोज़ बारिश हुई उसके बाद शहरियों को ज़रूर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ ऐसी सड़कें थी जहाँ पर गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिल सवार थे वो घंटों घंटों तक कतारों में नज़र आए, ख्वार होते हुए हमें नज़र आए। लेकिन उसके बाद जैसे ही बारिश में थोड़ी बहुत कमी आई, जो बारिश जैसे ही रुकी है उसके बाद इंतज़ामिया अलर्ट हुई और गुज़िश्ता रोज़ से जो शहर की सूरत हाल है वह मामूल पर आने लगी है। लेकिन वो मकामात जहाँ पर कच्ची आबादियाँ हैं, जिस तरीके से कट्टी पहाड़ी का इलाका है, औरंगी टाउन है, कोरंगी है, लियारी है, ये वो इलाके हैं जहाँ से पानी तो निकाल दिया गया है, लेकिन अब भी वहाँ पर कीचड़ मौजूद है। जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि कट्टी पहाड़ी, जी बिल्कुल, कट्टी पहाड़ी से जो है वो पहाड़ों से बड़े पत्थर जो है वो नीचे गिरे, लेकिन रेस्क्यू काम ने बताया कि वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो मुतअद्दिद जो तिजारती मराकिज़ है, जिसमें सबसे बड़ा जो किताबों का बाज़ार है कराची में, उर्दू बाज़ार, वहाँ की सूरत हाल इस वक्त भी शदीद जो है वो ख़राब है। इंतज़ामिया का ये बताना है कि उसे बेहतर करने में जो है वो या मामूल पर लाने में तकरीबन हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अच्छा। इस वक्त वहाँ की सूरत हाल जो है वो शदीद ख़राब है। बिजली के हवाले से आपको बताएं तो जैसे ही कराची में बारिश शुरू होती है उसके बाद जो बिजली है क्या इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दी जाती है। मुतअद्दिद ऐसे फीडर्स हैं जो कि 76 घंटों से बंद है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नाता खान गोट में एक ही फैमिली के 2 भाई करंट लगने से जाबाग हुए, जिनका मुकदमा भी अब से कुछ देर कबल जो क्या इलेक्ट्रिक के CEO है मोनी सलवी, उनके खिलाफ जो है वो
दर्ज कर दिया गया है और इसके अलावा जो दीगर कलेक्टर के हुकाम है वो भी इस मुकदमे में। अच्छा अब्दुल वली, बिल्कुल हम देख सकते हैं आप जिस शाहरा पे खड़े हैं वो शाहरा पे तो पानी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि पानी के निकासी आपका जो इंतजाम है वो बेहतर हो चुका हुआ है और हो भी रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ जो आवाम है, जो लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं वीडियोस, तो बहुत परेशान हो जाते हैं जो कराची का हाल हुआ हुआ है। मगर अब हमें तसल्ली है जहाँ आप खड़े में वो इशारा बहुत बेहतर है। रेड जोन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। रेड जोन किन किन इलाकों को करार दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये साल भर ही ये रेड जोन कहलाता है। दफ़ा 144 का यहां पर निफाज होता है। मेरे अक़ब में आप जो है वो ये गवर्नर हाउस देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो दीगर जो सिन असम्बली है वो भी यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। इसके अलावा प्रेस क्लब यहाँ से चंद कदम के फासले पर है। वज़ीर आला हाउस, इसके अलावा जो दीगर कराची में बड़ा निजी होटल्स है वो भी यहाँ से तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि चंद फिट्स के फासले पर है। तो यहाँ जो पानी का निज़ाम है वो बारिश के पहले रोज़ से ही बेहतर है। यहाँ मुसलसल जो इंतज़ामिया है वो स्टैंड बाय रहती है। सिटी कोर्ट यहाँ पर है, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है। ये तमाम तर जो है वो चंद कदम के फासले पर सिंध सेक्रेटेरिएट यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो हमें स्टैंड बाय नज़र आती है। जिस तरह आपने जो उसकी बात की कि कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें रेड जोन करार दिया गया है, यानी जहाँ पर शहरियों को जाने से रोकने की इंतज़ामिया की जानिब से कोई रिक्वेस्ट आई है या कोई नोटिफिकेशन हुआ है, उस मानों में अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो फारूक सत्तार जो कि MQM के रुकन कौमी असम्बली है, साबिक मेयर कराची है, उनकी जानिब से ज़रूर ये मुतालबा किया गया था कि कराची को आफत ज़दा करार दिया जाए। लेकिन उसके जवाब में हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी जो कि वज़ीर बल्दियात है, मेयर कराची के अमरा, उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गुज़िश्ता रोज़ भी जायज़ा लिया और मीडिया टॉक में उन्होंने बिल्कुल गवर्नर कामरान टिसोरी साहब को भी देखा गया सड़कों पर लोगों की हेल्प करते हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नर साहब भी गुज़िश्ता रात एक बार फिर से वो निकले हैं गवर्नर हाउस के अतराफ़ में। उन्होंने यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी है उनको उन्होंने ज़रूर जो है वो पानी पिलाया है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर जो है वो यहाँ से जो गुजरने वाले शहरी थे उन्होंने उनमें खाना और चाय भी तकसीम किया है। जो गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब है, MQM से चूँकि उनका ताल्लुक़ है, वो ज़रूर जब भी ऐसी कोई सूरत हाल शहर में होती है तो वो न सिर्फ बतौर गवर्नर बल्कि अपने जमात की जो नुमाइंदगी है MQM पाकिस्तान की, उसकी भी हमें। अच्छा अब्दुल वली, मुझे ये बताएगा कि कराची की जो जैसे शाहरा एम ए जिना रोड है, II चंडीगढ़ रोड है, मेन बिजनेस हब है कराची के, जहाँ होलसेल का काम होता है, जहाँ सारे ऑफिसेज बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, एक दिन की तातील हो जाए या इस तरह के हालात हो जाएं तो क्या असर पड़ता है इकॉनमी के ऊपर? जी बिल्कुल, आपने तमाम तर जो ताजिर बरादरी है इस सवाल में उनकी तर्जुमानी की है। इसके अलावा जो दिहाड़ीदार मजदूर है जो कि पर डे उनका जो है वो किसी तरीके से कमाई होती है, उनकी तर्जुमानी की आपने। इसी तरह है जब यहाँ पर बारिश होती है, ख़ुसूसी तौर पर अगर हम II चुंदरीगढ़ की बात करें तो यहाँ तमाम तर आलमोस्ट 90% जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े तिजारती मराकज़ है। जूड़िया बाज़ार यहाँ मौजूद है, लाइट हाउस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जैसे ही बारिश होती है और अगर बारिश ज़्यादा हो और ज़्यादा पानी आए तो उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर है जो पर डे अपनी कमाई करते हैं, या जो बड़े ताजिर इवन वो भी लाखों करोड़ों रुपए का उनको भी नुकसान करना पड़ता है। इसी तरीके से जो पर डे इनकम वाले दिहाड़ीदार मजदूर है जो 500,000 रुपये दिहाड़ी करके ही घर जाते हैं, तो वो भी बेचारे बहुत ही मुश्किलात को फेस करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं अगर ये दो शाराएँ बंद हो जाती है, II चुंदरीगढ़ पर तमाम तर बड़े जो ऑफिस है निजी कंपनीज़ के या आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस है, इसके अलावा दीगर जो वफाक के अहम ऑफिस है वो II चुंदरीगढ़ पर है। लेकिन इसके अलावा जो टावर से लाइट हाउस तक की जो सड़क है वहाँ पर जो MA जिना रोड कहलाता है, वहाँ तमाम तर छोटे बड़े तिजारती मराकज़ है, 90% उस रोड के ऊपर। तो वहाँ जब भी बारिश के बाद पानी खड़ा होता है तो तकरीबन लाखों करोड़ों का ताजिरों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से सदर की तरफ हम आए तो यहाँ भी यही सूरत हाल होती है। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि आम तातील था, हमने मुख्तलिफ मकामात पर जाकर जब रिपोर्टिंग की और वहाँ देखा तो बाज़ारों के बाहर हमें वो मजदूर बेचारे नज़र आए और इस इंतज़ार में थे कि किसी तरीके से उनके जो पॉइंट्स हैं वो खुले और वो वहाँ पर अपनी दिहाड़ी कर सके। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली चूँकि आम तातील हुकूमत की जानिब से अनाउंस की गई थी, उसकी वजह से वो हमें रात गए इस उम्मीद के साथ जो है वो नज़र आए, लेकिन उनकी जो उम्मीद है वो उम्मीद ही रही और किसी भी तरीके से जो ताजिर है उन्होंने अपने दुकान खोलने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अगर बारिश तेज़ होती है उसके बाद अगर 2.5 से 3 फीट पानी सड़कों पर खड़ा हो जाता है और वो दुकानों के अंदर जाता है तो उसके बाद ताजिरों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदा नियो न्यूज़ कराची से, हमें रिपोर्ट कर रहे थे अब्दुल वली। उनका ये कहना था कि कराची की सिचुएशन जो है थोड़ी सी बेहतर है, निकासी आपका जो काम हो रहा है, मगर कुछ इलाके जो हैं उनको रेड जोन करार दिया गया है, जहाँ नकलो हरकत करना जो है उससे भी मना किया गया है और जाने से भी मना किया गया है, मगर वहाँ भी निकासी आपका इंतजाम सिचुएशन होगी, जो सिलसिला होगा वो भी कर दिया जाएगा। मगर अभी तक कहा जाएगा कि 10 दिन लग सकते हैं इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और ये शहरियों से दरख्वास्त की जा रही है कि अपने घरों में रहें, सेफ एंड साउंड रहें, और जो लोग रिमोटली काम कर सकते हैं वो ऑफिस जाने से जो कासिन है वो प्लीज़ घर में बैठ के काम करें, उनके लिए ज़रूरी है। और साथ साथ ये है कि कराची के जो लोग हैं वो मिलकर जो है इस तूफ़ानी बारिश का जो है सद्देबाब कर रहे हैं, और जो कि बहुत एक अहम जो है वो अमल भी और पेशरफ भी है। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। एक मज़ेदार किस्म का वाक़या आपसे शेयर करते हैं व्यूअर्स। भारत के शहर मुंबई में बारिश और सैलाब के बाद एक स्पाइडरमैन सड़कों पर उतर आया। जी हाँ, असली वाला नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का लिबास पहने एक शख्स जो झाड़ू और वाइपर लेकर पानी की निकास में लगा गया। वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे भी 20 लाख से ज़ायद लोग देख चुके हैं और सब हंस कर मज़े ले रहे हैं। लेकिन ज़रा रुक जाएं और सोचें कि यह सिर्फ मुंबई की कहानी है या फिर हमारे कराची की तस्वीर भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी बारिश होती है तो सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती हैं, गलियाँ तालाब में बदल जाती हैं, गाड़ियाँ तेज़ और तैरने लगती हैं और आवाम जो है बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं। ऐसे में दिल चाहता है कि काश हमारे पास भी कोई स्पाइडरमैन होता जो रस्सी डालकर पानी खींच कर लाता, जो अपनी ताकत से सड़कों को साफ कर देता। मगर हकीकत यह है कि कराची को इस वक्त किसी कार्टून सुपर हीरो की नहीं बल्कि असली सुपर हीरो की ज़रूरत है, और सुपर हीरो वज़ीर आला की ज़रूरत है। एक ऐसे स्पाइडरमैन की वज़ीर आला जो बारिश से पहले इक़दामात करे, निकासी आपका सिस्टम बेहतर बनाए और आवाम को ये ना कहना पड़े कि बारिश होगी तो पानी जमा होगा और बारिश रुकेगी तो पानी निकल जाएगा। मुंबई का स्पाइडरमैन तो सोशल मीडिया का हीरो बन गया, लेकिन कराची के लोग भी अभी तक अपने हीरो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारे स्पाइडरमैन वज़ीर आला कब आएंगे और कब इस शहर की किस्मत जो है वो बदलेगी। तो देखना ये है कि जो स्पाइडरमैन है वो कराची का रुख कब करेंगे और हमारे जो वज़ीर आला हैं वो कब स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम धार कर शाहराओं का कहते ना कि निकासी आब का जो है इंतज़ाम भी करेंगे और बेड़ा भी उठाएंगे। तो कराची में जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिचुएशन ये है कि कहा यह जाता है जब बारिश रुकेगी तो पानी निकलेगा। तो कब बारिश रुकेगी ये तो 2 दिन बाद ही रुकेगी, और कब पानी निकलेगा तो ये लगता है कि इसको लग जाएंगे 10 दिन। तो स्पाइडरमैन जल्दी से आए स्पाइडरमैन और कराची की तकदीर बदल दे। कराची की तकदीर बदलेगी तो पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। तो हम भी इसका वेट कर रहे हैं कि कब हम देखेंगे कराची का असल सुपर हीरो जो कि फ्लाई करके आए और एकदम से पानी जो है अपने साथ ले जाए। फिल्मों में तो देखा है, लेकिन अब चाहते हैं कि इस फिल्मों की जो हीरो हैं वो असल कहानी का भी रुख कर जाएं और असल कहानी में भी अपनी जो खिदमात सर अंजाम दें। वैसे तो हमने देखा है जो हमारे जितने भी माशाल्लाह कहते हैं कि हुकूमती एहलकार हैं, हमने उनको सड़कों पे देखा है, डिफरेंट वो चीज़ें कर रहे हैं, आवाम को रोक के पूछने की उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मगर सुपर हीरो की कमी है। लेकिन हमारे जो हुकूमती एहलकार हैं वो कॉस्ट्यूम नहीं धारा उन्होंने, मगर काम वो सारे कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कितना कि उनमें भी पेश है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम वेलकम करते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सैलाब के हवाले से, क्योंकि पूरा मुल्क ही इस वक्त जो है मानसून की शदीद लपेट में है। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब ने एक बार फिर जो है बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NMDA के ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 41 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक अफराद में 29 मर्द, 9 खवातीन और 3 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो जानें जो हैं वो भी ज़ाया हुई हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो जिनमें से 443 मर्द और 111 जो ख़वातीन हैं वो भी बच्चे इसमें शामिल हैं। और अगर हम स्पेशली कराची की सूरत हाल पर नज़र डालें तो कराची में भी है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। इसके अलावा बहुत से जो घर उजड़ गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी सूबे में होने वाले नुकसानात का तफसीली जो है वो डेटा जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है बारिशों और सैलाब अभी तक जो है 370 अफराद जहाँ बक हुए हैं। तो इसके साथ साथ अगर जो है हमारे साथ जो है क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर हम बात करेंगे कि क्लाइमेट जो है किस रुख जो है वो अपना चेंजेस लेकर आ रहा है, टिम्बर माफिया का क्या किरदार है। और हमारे साथ मौजूद है मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन साहब। जी जवाद मेमन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। अच्छा जवाब में से आपके ख्याल में बारिश के दौरान निकासी आपका जो निज़ाम है वो क्यों नाकाम है? अगर स्पेशली हम सिंध की बात करें तो इतना अरबों रुपए का जो फंड है वो खर्चा जा रहा है, मगर कोई भी जो है आउटपुट वो नजर नहीं आ रहा। देखिए बेसिकली काफी ये तो लॉन्ग स्टोरी है हमारे यहाँ, क्योंकि जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की जरूरत है। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है कि अब जो भी हमारे यहाँ सीजन आता है वो काफी एक्सट्रीम होता चला जा रहा है। तो यही से बारिशों के सीजन पे भी ये चीज अप्लाई होती है कि अब जो बारिशें हैं वो पिछले कुछ साल से स्पेशली हम देख रहे हैं कि 2020, 2019, 2022 में जो है हमारे यहाँ हिस्टोरिक फ्लड्स थे पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में। 2023 को छोड़ के लगातार पिछले 5-6 सालों से जो है वो काफी हैवी रेनफॉल के जो सिलसिले हैं वो स्पेशली यहाँ कराची समेत सिंध के काफी सारे इलाकों में देखे जा रहे हैं। और आगे आने वाले सालों में जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होते रहेंगे ये जो सिलसिले हैं ये मजीद एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है वो हमें अपने आप को अपडेट करने की, सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है, तो ही हम जो है वो इस तरीके के मसले मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। वरना फिर वही सिचुएशन रहेगी जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। और आज 2025 में भी ये जो एक स्पेल आया है, पूरा जुलाई का महीना गुजरने के बाद, अगस्त के भी 15 दिन गुजरने के बाद ये एक स्पेल आया है अभी कराची में। और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि शहर का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही आउट हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा जवाद साहब कि क्या ये जो नाकामी है इंतज़ामी गफलत की है, नाकिस मनसूबाबंदी का नतीजा है, या वाकई बारिश जो है वो गैर मामूली हद से ज्यादा हुई है? देखें बारिश जो है वो अपनी जगह टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा हुई है, जो स्पेशली जो ट्यूसडे वाला जो स्पेल था, क्योंकि कराची के अक्सर स्टेशंस पे जो है वो हमने देखा कि 150 और तकरीबन 200 मिलीमीटर के आसपास जो है वो तकरीबन स्टेशन जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड की है बारिश। तो ये अनप्रेसिडेंटेड रेंज थी। लेकिन ये है कि अगर वक्त रहते जो है वो हम अपने आप को अपडेट करते रहें तो इस तरीके के इवेंट्स जिस तरह मैंने बताया कि ये फ्यूचर में भी पॉसिबल हैं और आएंगे। और पिछले 5-6 साल 8 साल का अगर आप डेटा उठा के देखें तो हर साल जो है वो अब इस तरीके का 1 से 2 बड़े इवेंट्स जरूर होते हैं मानसून सीजन में, 1 आध 2 साल को छोड़ के। लेकिन अब एवरेज यही नजर आ रही है कि कराची का जो ओवरऑल जो बारिशों का जो एवरेज है वो अब बढ़ता चला जा रहा है। वजह यह है कि अरेबियन सी के सी सरफेस टेम्परेचर अब काफी ज्यादा जो है वो मामूल से ज्यादा रहने लगे हैं पिछले कई सालों से। और जब कोई भी सिस्टम यहाँ मूव करता है तो वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो अरेबियन सी के तरफ से सपोर्ट होने की वजह से जो है वो इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वक्त रहते अपडेट करें तो फिर आने वाले सालों में जवाद साहब आप ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वक्त से पहले अपडेट करना चाहिए था। अगर जो बारिश थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी या नहीं थी, या क्योंकि इसकी फोरकास्ट तो पहले ही हो गई थी कि बारिशें होनी है, तो छुट्टी बीच में देने का क्या फायदा था? छुट्टी पहले अनाउंस कर दिया जाती ताकि इतना जानी और माली नुकसान ना होता। बिल्कुल देखें अब ये तो गवर्नमेंट के अपने जो है वो मशीनरी के हिसाब से वो अपने हिसाब से वर्कआउट करते हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमने भी इस हवाले से डिस्कस किया था
कि 15 अगस्त के बाद से जो है वो मानसून का ये जो सर्ज है ये पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ होगा और ये कम से कम सितंबर के स्टार्टिंग के 10 से 12 दिनों तक जो है वो रहेगा। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, लेकिन ये जो परसों जो इवेंट हुआ है वो काफी हद तक अनप्रेसिडेंटेड था। एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो उस दिन एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 40, 50, 60 मिलीमीटर बारिश जो है वो अक्सर स्टेशन देख लेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि जब ये सिस्टम शुरू हुआ, जब डेवलपमेंट शुरू हुई, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सारे सिस्टम्स जो है वो स्टेशंस जो है वो तकरीबन 150-200 मिलीमीटर बारिश जो है उन्होंने रिकॉर्ड की है। तो ये तकरीबन 2 से 3 गुना जो है वो ज्यादा बारिश हुई उस दिन अनएक्सपेक्टेडली। तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें मैनेज करना जरूरी है। अब उसके बाद जो हमने दो दिन हमने देखे हैं, स्कूलों में भी कल भी छुट्टी दी गई, आज भी छुट्टी दी गई, कल तो काफी सारे ऑफिस में भी छुट्टी दी गई थी। लेकिन वो बड़ा इवेंट जो है वो रात में आया, लेकिन इतना ज्यादा अल्लाह का शुक्र है कि नहीं था। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि रेन पैटर्न को आप किस हिसाब से देख लें? पहले कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं होता था, टोरेंशियल रेन्स इस तरह नहीं होती थी, इसके अलावा अर्बन फ्लडिंग का जो वाकयात है ये नहीं होते थे, मगर पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो है वो हमारा मौसम जो है वो बहुत बड़ी हद तक तब्दील हो चुका है और आने वाले सालों में ये मजीद तब्दील होगा, मजीद एक्सट्रीम होगा। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट की जो आपने जो बात कही है, बेसिकली ये हमारे यहाँ काफी नॉर्म बन गया है कि छोटा सा भी कोई इस तरीके का इवेंट होता है तो हम इससे जो है ना फौरी तौर पे क्लाउड बर्स्ट के कवर के अंदर कवर करके जो है वो उसे आगे कह देते हैं। देखिए, क्लाउड बर्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा रेयर इवेंट होता है। इस तरीके से हर दूसरे इवेंट को क्लाउड बर्स्ट देना जो है, ये नाम देना जो है वो सही नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है बेसिकली। ये ज्यादातर जो है ये ऊंचे पहाड़ों में, वादियों में, जहां बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है, ये उन इलाकों में होते हैं। और अभी हमने रिसेंटली देखा भी कि KPK में जो इवेंट्स हुए और उसी से मुंसलिक हमारे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के इलाकों में और चाइना के बॉर्डर के आसपास जो हमारे इलाके हैं, वो हमने देखा कि उन इलाकों में इस तरीके के इवेंट्स हुए हैं और ये वाकई में देखा गया कि उससे काफी ज्यादा जो है वो तबाही भी हुई है। अब यहाँ पे जिस तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल कराची के परसों के इवेंट की अगर बात करूं तो ये कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं था। क्लाउड बर्स्ट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि अगर किसी एक आइसोलेटेड एरिया में 5, 7, 10 किलोमीटर के एरिया में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश हो जाए तो हम इसे जो है वो क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना का नाम देते हैं। लेकिन हमने जो उस दिन बारिशें देखी वो पूरा दिन के जो है एक्यूमुलेशन थी। पूरा दिन बारिश हुई थी, दैट वाज नॉट अ क्लाउड बर्स्ट, ये गलत कॉन्सेप्ट था। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा फरमा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध के बयान में आपने सुना होगा कि बारिश होगी तो पानी जमा होगा, आप किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये अवामी मसाइल को हल्का लेने के मुतरादिफ नहीं है? देखिए, पानी तो जमा होगा, जाहिर सी बात है, बारिश में पानी ही आता है और बारिश की इंटेंसिटी के ऊपर होता है। लेकिन ये है कि टेम्पररी अर्बन फ्लडिंग जो है वो अगर इस तरीके की अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हो, इतने कई 100 मिलीमीटर पे चली जाए वो एक दिन के अंदर, तो बड़ी से बड़ा शहर भी जो है वो काफी हद तक उसमें स्टॉल आ जाता है और वही हमने देखा। लेकिन ये है कि अब ये इवेंट्स जो है वो पिछले कई सालों से लगातार होते चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर सीजन में 1 आध 2 ऐसे इवेंट आते हैं, तो इसी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था। और चले, जो वक्त गुजर गया, जो चीज हो गई सो हो गई, लेकिन आगे आने वाले सालों में ये चीजें मजीद बढ़ेंगी। तो एटलीस्ट अभी तो इससे जो है इस पे इमरजेंसी बेसिस पे अगर आप और सीरियसनेस के साथ जो है वो अगर वर्कआउट करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये आने वाले सालों में जो है ये काफी हद तक चीजें मैनेज हो सकती हैं। दुनिया के दूसरे बड़े शहरों में भी एक दिन में 200-200, 300-300 मिलीमीटर बारिश हो जाया करती है। जिस तरह हमारे फार ईस्ट के ममालिक हैं जहाँ पे साल में कोई 7-8 महीने 10 महीने जो है वो लगातार बारिश ही होती रहती है। तो वो शहर भी तो चला करते हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फंड्स मौजूद हैं, नकासी आपके मंसूबों पर पहले से मौसर इकदाम क्यों नहीं उठाए गए और कोताही कहाँ है और हम इस चीज को कैसे कर्व कर सकते हैं? अगर ये सिलसिला, ये पैटर्न ऑफ रेन्स रहा तो कैसी मास्टर प्लानिंग की जरूरत है? देखें, असर नौ मास्टर प्लानिंग की जरूरत है और इमरजेंसी बेसिस पे जरूरत है। अब फंड्स मौजूद हैं, क्या है क्या नहीं है, किसकी कोताही है, ये तो अब ब्लेम गेम करने से जो है वो कोई ऐसा फायदा नहीं है। अब बात सारी ये है कि अब आगे क्या करना है। आगे जिस तरीके के मौसम की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, जिस तरीके से हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, क्या हम इसी ब्लेम गेम में लगे रहें या वाकई अब सीरियस होकर जो है वो इस चीज के लिए हमें जो है इसके मसाइल के लिए हल निकालना है। क्योंकि कराची में अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मैं तो बच्चे से बड़ा हो गया, बहुत सारे चोक पॉइंट्स ऐसे हैं इतने सालों में जहां पे हर किसी को पता है
कि बारिश जरा सी 30, 40, 50 मिलीमीटर बारिश हुई तो वो इलाका जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगा। इसमें हमारे ओल्ड सिटी के एरिया है, नर्सरी का हमारा जो शारा फैसल पे एक पॉइंट है, जरा सी बारिश होती है, लो लाइंग एरिया है, तो वहाँ पे जो है वो शदीद जो है वो अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन रह जाती है। तो अब ये है कि इसको सीरियस होके जो है वो अगर फौरी तौर पे इमरजेंसी बेसिस पे काम किया जाए तो उसका हल भी निकलेगा और लोगों को जो है ये इस तरीके से जो परेशानी है, कहीं-कहीं लोग पूरी-पूरी रात जो है वो लोग गाड़ियों में और रोडों पे थे क्योंकि ट्रैफिक या पानी भरा हुआ था तो वो पॉसिबल ही नहीं था मूव करना। तो ये सीरियस होके जो है ना इसके ऊपर वर्क करना ज़रूरत है, वरना फिर ये आने वाले सालों में यही हम देखते रहेंगे और इसी चीज़ को हम जो है वो डिस्कस करते रहेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यही रहेगा। अच्छा जवाद मेमन साहब, पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त क्लाइमेट इमरजेंसी का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली एक कहते हैं ना कि आलमी मसला है। इट्स नॉट इवन जस्ट इन पाकिस्तान, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन क्या हम खुद को और गैर मनसूबाबंदी और बेहंगम अर्बनाइजेशन के ज़रिए अपनी मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज जो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ में इस वक्त आ चुका है, ये सिर्फ अकेला क्लाइमेट चेंज का इसमें इन्फ्लुएंस नहीं है, इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो अर्बनाइजेशन हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चेक रखने की ज़रूरत है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ठीक है, तरक्की करना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है, लेकिन जो इसके रिबटल में फिर आप क्या कर रहे हैं? जो दरख्त आप काट रहे हैं, उसके रिबटल में दूसरे किसी इलाके में उतनी ही नौयत के दरख्त वापस प्लांटेशन की जा रही है या नहीं की जा रही है, ताकि वहाँ का जो क्लाइमेट जो डिस्टर्ब हो रहा है, उसे बैलेंस किया जा सके। साथ ही साथ अब हर जगह हम एक अल्फाज सुनते आ रहे हैं अरसे से, कंक्रीट का जंगल, कंक्रीट का जंगल। ये बेसिकली यही है, अर्बनाइजेशन ही है। और कंक्रीट जो है वो हर दूसरे आदमी को, हर छोटे बच्चे को भी इस हवाले से पता होता है, नॉलेज होती है कि जब कंक्रीट के इस तरीके की अर्बनाइजेशन होती है तो कंक्रीट इटसेल्फ जो है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है और जिसकी वजह से ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज जो है उसका अकेले का हाथ नहीं है, जितना क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है उतना ही या शायद उससे ज्यादा जो है वो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है वो ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। और अब ये जो दोनों तरफ से जो पुश आ रहा है क्लाइमेट चेंज का भी और हमारे यहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का भी, उसके असरात जो है वो अब हमने देखना शुरू कर दिए हैं कि हर 1-2 साल बाद जो है वो इस तरीके की ऐसी सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली उन नॉर्दर्न एरियाज में जहाँ पर लोगों का कहना ये है कि हमारे तसव्वुर में ही नहीं था कि इन इलाकों से भी जो है वो सैलाब या पानी आ जाएगा। हम 15 साल हमारे खानदान यहाँ मौजूद है और कभी इस तरीके का इवेंट नहीं हुआ। तो अब देखें ये इस चीज को वो करना कि ये चीज इम्पॉसिबल है, वो अब नहीं रहा। क्लाइमेट चेंज में अच्छा, अब थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप टिम्बर माफिया के हवाले से क्या कहते हैं? क्या होना चाहिए, क्या लाहे अमल होना चाहिए, क्या लेजिस्लेशन होनी चाहिए? देखिए, अब ये तो सारा काम जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट का और उन इलाके की अथॉरिटीज का है। हम मौसम के हवाले से बात कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में क्या इसके इफेक्ट्स रहेंगे, लेकिन अब ये इस तरीके की जो सिचुएशन है जहां पर ये सारी चीजें मसले मसाइल हैं, ऑब्वियसली ये मौजूदा गवर्नमेंट और इन्हीं का काम है कि उस चीज को जो है वो चेक में रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मौसमियाती तज्ज़ियाकार, क्लाइमेटिक एक्सपर्ट जवाद मेमन साहब, जिनका कहना था कि पाकिस्तान में जो है क्लाइमेटिक एमरजेंसी है और इस क्लाइमेटिक एमरजेंसी को कर्ब करने के लिए हमें जिस तरह हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं उसी तरीके से हमें उस कहते हैं ना कि ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए होंगे, मवाकी फॉरेस्ट लगाने होंगे, ताकि हम थोड़ा सा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली माहौल लाएँ और ये चीज़ें जो है कर्ब हो सकें। बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, टोरेंशियल रेन्स भी होंगी, क्लाउड बर्स्ट भी होंगे, अर्बन फ्लडिंग भी होगी, लैंड स्लाइडिंग भी होगी। ये ऐसी आफात हैं जिनको हम नहीं रोक सकते, मगर हम बीइंग ए ह्यूमन हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज में एक पॉजिटिविटी आ सके। तो व्यूअर्स, क्लाइमेट चेंज जो है पूरा एक कहते हैं ना कि एक आलमी मसला बन चुका है और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर। और आप सबसे हम लोग दुआएं गए हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ख़ास तौर पे दुआ है कराची के लिए, KPK के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं यहाँ, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ लोगों और हुकूमत की आपस में कहते हैं कि कोलैबोरेशन से ही सब कुछ हो सकता है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू
पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं कि इंसान दोस्ती में आलमी शोहरत के हामिल अमेरिका के हर दिल अजीज़ जज फ्रैंक कैप्रियो 88 बरस की उम्र में चल बसे। रोड आइलैंड के म्यूनसिपल कोर्ट चीफ जज को 2 बरस से कैंसर का आर्जा लाहक था। इंतकाल से एक रोज़ पहले उन्होंने अस्पताल में बिस्तरे मर्ग से अपने चाहने वालों से अपील की थी कि वो उनके लिए दुआ करें। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत का माहौल किसी फिल्म से कम ना था। फ्रैंक कैप्रियो जिन मुकदमात की समाअत करते थे वो सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थी और उनके फैसलों का अंदाज इंतहाई मुतासिर कुन होता था। समाअत के दौरान जज कैप्रियो गहराई में जाकर ये जानने की कोशिश करते थे कि जुर्म सरजर्द क्यों हुआ और फैसला ऐसे सुनाते थे कि जिसने मुजरिम की ज़िंदगी में भी कभी दोबारा इस काम का तसव्वुर भी ना करे। यही वजह है कि लोग उनके फ़ैसलों को जानना चाहते थे और मुकदमात की समाअत सोशल मीडिया पर उन ममालिक में भी वायरल होती थी जहां अमरीकी हुकूमत को पसंद नहीं किया जाता था। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स थे। जज कैप्रियो के इंतकाल पर गवर्नर ट्रेन मुल्क में परचम सरनगू रखने का ऐलान किया है और गवर्नर का कहना था कि 35 बरस तक कमर अदालत में खिदमात अंजाम देने वाले फ्रैंक कैप्रियो एक ख़जाना जो है जो स्टेप है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं सेहत के हवाले से और ख़ास तौर पे ख़वातीन की सेहत के हवाले से। ख़वातीन जो है अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए डिफरेंट किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं। कभी वो कोई सर्जरीज़ कराती हैं और समटाइम्स ऐसे होता है कि वो समझती हैं कि उनकी मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ करने से होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि खूबसूरती और जिस्मानी फ़िटनेस के रुझान तेज़ी से जो बदल रहे हैं, वज़न कम करने और जिस्म का तनासब बनाने और ख्वाहिश अफराद जो हैं अब सर्जरी या मुश्किल ऑपरेशंस की बजाय ऐसे तरीकों को तरजीह दे रहे हैं जो कि गैर जुराही यानी जिनमें कटाई या टांके ना लगाए जाएं। इन्हीं जदीद तरीकों में से एक है फैट कैविटेशन, जिससे अल्ट्रासोनिक कैविटेशन भी कहा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि फैट कैविटेशन क्या है और हमारे साथ इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए आज मौजूद हैं फैट कैविटेशन एक्सपर्ट वर्दा सिकंदर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और इतनी एनर्जी से अच्छा सा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। डॉक्टर साहिबा, फैट कैविटेशन ऐसे दिमाग में आ रहा है जैसे पता नहीं कौन सी कैविटी को हम खत्म करने लगे हैं। तो खवातीन में जो फैट कैविटेशन है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं आप? अच्छा देखिए, फैट कैविटेशन जो है ना, ये अब लोगों के लिए एक बड़ा नया ट्रेंड आ चुका है और सबसे खूबसूरती वाली चीज़ ये है कि जैसे आपने भी जिक्र किया, इट इज़ नॉन सर्जिकल, इसमें कोई कट नहीं है, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं है। सेफ तरीके से आप अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हुए, लाइपो रेज यूज़ करते हुए और उसके साथ 2-3 इंजेक्टेबल्स यूज़ करते हुए बाआसानी फैट को स्कैटर कर सकते हैं, फैट को ब्रेक कर सकते हैं और उसके साथ जिस्म में कीटोलाइसिस। और अब इसके बाद बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि वो चर्बी फिर जाती किधर है जो अल्ट्रासाउंड से ब्रेक कर दी गई है। 3 दिन के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्टीटोरिया रहता है, आपके स्टूल के साथ जो आपकी बैड फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, वो निकल जाती है और कुछ हद तक जो आपकी चर्बी है वो मसल में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे बाआसानी तरीके से आप एक सेफ तरीके से हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं। That's really nice. That's something very different we've been hearing. अच्छा, मुझे बताइएगा कि समटाइम्स खवातीन ये समझती हैं कि इस इलाज में साइड इफेक्ट होगा, तो क्या इस इलाज में जो आप कर रही हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट है? अच्छा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे पहले ये चीज कि जो हमारी बॉडी में अगर बाजुओं के गिर्द चर्बी पड़ी हुई है, पेट के गिर्द चर्बी पड़ी हुई है, आपकी डबल चिन में चर्बी पड़ी हुई है, देखिए वो चर्बी सबसे ज्यादा हार्मफुल है, वो बैड फैट है और वो आपके जिगर के गिर्द अगर लगी हुई है तो आपके जिगर की फंक्शनिंग खराब है, गुर्दे के करीब है, गुर्दे की फंक्शनिंग खराब है। तो इसका टारगेट जो होता है फैट कैविटेशन प्रोसीजर्स या वेट लॉस ट्रिप्स, इसका सिर्फ और सिर्फ टारगेट उस चर्बी बैड फैट जो है उसको जिस्म से बाहर निकालना है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि अगर हम बात करें लिवर सिरोसिस है, आपको किडनी के CKD का प्रॉब्लम है, पोस्टमार्टम के फौरन बाद, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें थोड़े अरसे के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी वो हेल्थ कंडीशन स्टेबल हो जाती है तो उसके बाद इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, टोटली सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौन कौन से हिस्सों में आप फैट कैविटेशन कर रही हैं और खवातीन जो हैं वो जाहिर है वो इवन स्मार्ट भी होती हैं लेकिन उनकी बॉडी जो है कुछ अरसे बाद
सॉगी हो जाती है और सैगी भी हो जाती है। तो आप क्या समझती हैं कौन कौन से एरियाज पे काम करना चाहिए और आप कर रही हैं? अच्छा, जैसे खवातीन में मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही इवन अब जो मेरे पास केसेस आते हैं 18 साल से ऊपर भी बच्चियां आ रही हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका हुआ है, एक्सरसाइज बिल्कुल शामिल नहीं, वर्कहोलिक कितने हैं, तो ख़ास तौर पे हमारे जिस्म के कुछ पार्ट्स जिधर मेजरली फैट डेपोजिट होने का चांस ज़्यादा होता है, तो उनमें हमारी डबल चिन आ जाती है, हमारी आर्म्स आ जाती हैं, आर्म्स पिट्स आ जाती हैं, एब्डोमिन आ जाता है, थाइस आ जाती हैं, काफ मसल्स के करीब फैट एरिया है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे एरियाज हैं कि जिधर फैट ज़्यादा डिपॉजिट। अच्छा, इसमें हम दो चीज़ें करते हैं। कैविटेशन के हमारे पास 12 जैसे स्टेप्स होते हैं, उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनको साथ चर्बी भी खत्म करनी है, तो हम फैट की भी ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन होती हैं जिनकी उम्र के साथ साथ सिर्फ चर्बी लटकी हुई है, जैसे शादी के कुछ अरसे के बाद हार्मोनल चेंजेस आई, उस वजह से पोस्टपार्टम के बाद सिर्फ पेट लटक गया, थोड़ा सा पेट लटक गया, पेट पे पैचेस आ गए, तो ये लटकी चर्बी जो है उसको भी बासानी सेफ तरीके से हम ठीक खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो ट्रीटमेंट है पाकिस्तान में ये कितना पॉपुलर है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि मैंने टमी टक सुना था, बट ये फैट कैविटेशन भी मेरे लिए बहुत पहली टर्मिनोलॉजी जो मैं सुन रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हेन आई स्टार्ट दैट थिंग तो लोगों के लिए ये बहुत न्यू था, लोग इस पे ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब तो ये है कि अब हमारे पास टाइम नहीं होता और अपॉइंटमेंट्स इतनी ज़्यादा लॉक होती हैं। अब बहुत सारे लोग इस पे आ चुके हैं और जब लोगों ने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, अब देखिए सर्जिकल कोई भी प्रोसीजर है, इट्स टमी टक, इट्स लाइपोसेक्शन, इट्स बैरेटिक सर्जरी, उनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। उसकी बनिस्बत पाकिस्तान में इसका रुझान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सेफ है, कोई कट नहीं लग रहा, वक्त के साथ साथ आपके अंदर न्यूट्रिशनल लॉसेस नहीं होने, तो इसलिए अब रुझान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब हम लोग भी कोई सैकड़ों के हिसाब से पेशेंट्स कर चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएं जो लोग जिम करते हैं वो अब आप उनको ये मिल गया है कि वो फैट कैविटेशन हो रही है, क्या वो जिम छोड़ दें और आपकी तरफ आए, ऐसा भी है? अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहती हूँ, देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने कैविटेशन कराया डॉक्टर वर्दा, अब हम जो मर्जी खाएं, हम एक्सरसाइज ना करें, लाइफस्टाइल साथ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपके प्रोसीजर के दरमियान भी हम कहते हैं कि अगर आप एक तरफ से अपनी चर्बी को खत्म कर रहे हैं और ऊपर से आप अनहेल्दी खाई भी जा रहे हैं और आप मजीद चर्बी बना रहे हैं, तो देखिए वो चर्बी वापस आ जाएगी। ये एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट हो सकता है कि आपकी चर्बी इकट्ठी हो गई है और उस चर्बी को आपने बासानी बॉडी से निकाल दी है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के जो प्रोसेस है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिम जरूर साथ कंटिन्यू रखें। अच्छा, जिम में मोस्टली प्रॉब्लम ये होता है आपका 2 किलो वेट कम हुआ है, 4 किलो और इंचेस कम हो जाते हैं, और ये कैविटेशन प्रोसीजर से आप तकरीबन 20 से 30 किलो तक वजन बासानी निकलवा सकते हैं। तो इस वजह से ये एक सेफ प्रोसेस है, अच्छा किक स्टार्ट है। उसके बाद जब आप फिट हो जाते हैं फिर अपने आप को मेंटेन। अच्छा, ये किस एज से आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं? लाइक टीनेजर्स में कौन सी एज है? 14, 15, 16 से ऑनवर्ड्स क्या आ सकते हैं आपके पास? अच्छा, देखिए 18 इयर्स के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, 18 टू ऑनवर्ड आप करा सकते हैं। उससे पहले हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रही होती है। अच्छा, वन थिंग आई रियली वांट टू मेंशन इज दैट कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाती हूँ और दे सेट के बस अब हम फटाफट कैविटेशन करा लें। हम सबसे पहले असेस करते हैं कि आपके जिस्म में अगर आपका मेटाबॉलिज्म नेचुरली ठीक है और फैट इतनी है, हाँ फैट है, समटाइम ऐसे होता है कि आपका वाटर वेट है, समटाइम आपका इन्फ्लेमेटरी वेट है, तो उसके लिए हम फिर वेट लॉस ड्रिप की तरफ लेके जाते हैं। उसमें हम कैविटेशन नहीं रेकमेंड करते। अच्छा, वेट लॉस ड्रिप भी है? बिल्कुल, वेट लॉस ड्रिप भी है, वेट लॉस इंजेक्शंस भी हैं और फैट कैविटेशन प्रोसीजर भी है। अच्छा, तो अब पहले हम चेक करते हैं, हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जो बता देती हैं आपके जिस्म में पानी है या फिर चर्बी है या फिर सोजिश की वजह से वो फूला हुआ है, तो उसको देखते हुए फिर हम बताते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और जिससे आपको मैक्सिमम 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वेट लॉस इंजेक्शंस जो हैं या ड्रिप्स जो हैं, क्या उनमें कोई साइड इफेक्ट है? क्योंकि हमने काफ़ी देखा है कि लोग कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स होते हैं जब आप इंजेक्शंस लेते हो, बहुत से आपके ऑर्गन्स जो है वो फेल होना शुरू हो जाते हैं। इज इट ट्रू? अच्छा, देखिए इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपके जिस्म को जरूरत नहीं है
और आप वो चीज लेंगे तो उसका बिल्कुल साइड इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र 16 साल है और आपका वेट ठीक है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं आप मजीद और वेट लॉस करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रेंड्स, तो इस सूरत हाल में अगर आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट है। हाँ, गुर्दे की अगर आपको बीमारी ऑलरेडी सीकेडी चल रहा है और उसके साथ आप लगवा रहे हैं तो नुकसान है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर चर्बी की इतनी मिकदार है कि वो इंजेक्शंस और ड्रिप सिर्फ आपकी चर्बी को जाकर टारगेट करें, फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, आप क्या समझती है जो चर्बी है ये क्या खाने से सबसे ज्यादा आती है? इफ यू टेक मोर कार्ब्स, इफ यू टेक मोर फैट्स, इफ यू टेक लाइक मोर यू सैचुरेटेड फैट्स, तो व्हाट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस? अच्छा, इसके जो 3 मेजर कॉजेज जो होते हैं जो हमारी बॉडी में मैक्सिमम फैट डिपॉजिट करती है, एक तो सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि आप लोग रिफाइंड कार्ब्स, सबसे ज्यादा जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, व्हाइट फ्लोर से बनी कोई भी चीज। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास चीज आ जाती है वो ये आ जाती है ऑब्वियसली अनहेल्दी फैट्स। अनहेल्दी फैट्स जब आप तली हुई चीजें भी खा रहे हैं, फिर हांडी के अंदर भी ऑयल जा रहा है, फिर उसके बाद आप सॉसेस भी ले रहे हैं तो उससे बहुत देसी घी भी खा रहे हैं, फिर एंड में कहते हैं हमें मोटे हो गया, फिर मोटे हो रहे हैं। और उसके बाद तीसरी चीज, जब आप अपनी बॉडी में फैट को बर्न नहीं कर रहे, आपकी फैट की रिक्वायरमेंट जितनी है आप उतनी लें और उसके साथ जो एडिशनल है उसे बर्न करें, तो आप कभी मोटे नहीं होंगे। लेकिन आप बर्न नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, ये हैं एक्सपर्ट इन फैट कैविटेशन। और खवातीन के लिए खुशखबरी भी है कि जो खवातीन जो हैं जिनका जो वेट है वो ज्यादा है, उनके अंदर कहते हैं सैगी हो गया उनका जिस्म या वाटर रिटेंशन है, वो डॉक्टर वर्दा के पास जाके अपने आप को फिट कर सकती हैं। अब सर्जरी की जरूरत नहीं है, अब ऐसी लेजर अल्ट्रासोनिक वेव्स आ चुकी हैं जिनके जरिए जो है फैट डिपॉजिट जो है वो खत्म हो सके हैं। तो सर्जरी से बचें और डॉक्टर वर्दा के पास जाएं। और व्यूअर्स, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा। हमारे सोशल पेजेस पे जरूर जाएं और हमारी वीडियोस भी देखें, लाइक करें, कमेंट करें। और मिलेंगे कल अगले प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए नियो पाकिस्तान।